हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो एक नई वैकेंसी को लेकर के, जो कि केंद्रीय विद्यालय, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वैकेंसी है, जिसका नाम केवीएस। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ सामने देख रहे होंगे, केवीएस पीआरटी 2023 केंद्रीय विद्यालय अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें हमारा पीआरटी भी है। पीआरटी मतलब जिसको प्राइमरी टीचर कहते हैं, और टीजीटी है, पीजीटी है। तो आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस वैकेंसी के लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो यहाँ पे हमारा है केवीएस की आज हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे लिखा हुआ है केवीएस पीआरटी 2023। ठीक है, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो केवीएस पीआरटी 2023 को लेकर के आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग अच्छे से अंत तक बने रहिएगा और आशा करता हूँ जो भी टॉपिक हमारा है वो बहुत ही बेहतरीन आप लोग को समझ में आएगा और बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आज हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो केवीएस पीआरटी है, उसमें जो पेपर होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा 2 चरणों में होता है। ठीक है, कितने चरणों में? 2 चरणों में। तो उसमें जैसे हमारा 180 नंबर का पहले हमारा रिटर्न होगा और उसके बाद फिर 60 नंबर का जो है उसका इंटरव्यू होता है। तो जो 180 नंबर का जो हमारा रिटर्न होता है, उस 180 नंबर में 80 नंबर का जो हमारा होता है वो सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट का मतलब जैसे उसमें आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, प्लस सीए अर्थात करंट अफेयर्स। इतने चीज़ों को कवर करके टोटल एक सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा आता है 5-6 टॉपिक आता है। टोटल कितने नंबर का आता है? 80 नंबर का आता है। ठीक है, और उस 80 नंबर में दोस्तों 20 नंबर हमारा मैथ आता है। और मैथ का जो सिलेबस है कितने नंबर के, यहाँ देखिए जैसे हम लिखे हैं, यहाँ आपको लिखे हैं सबसे ऊपर टोटल मार्क्स 20, अर्थात ये जो 20 नंबर हम लिखे हैं, ये 20 नंबर हम केवल मैथमेटिक्स का लिखे हैं। किसका लिखे हैं? मैथमेटिक्स का। तो जो आज हम आप लोग के बीच चर्चा करने वाले हैं, वो जो 180 में जो 80 नंबर का सब्जेक्ट का हमारा है, उसमें जो 80 नंबर में जो 20 नंबर हमारा मैथ आता है, उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 टॉपिक आता है इसमें, एक ज्योमेट्री से आता है और एक नंबर से आता है। तो ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? ज्योमेट्री में हमारा हो गया शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा इसमें क्या है? सॉलिड अराउंड अस। सॉलिड अराउंड अस का मतलब ठोस से रिलेटेड जो जितनी वस्तुएं जो ठोस आकृति की हैं, उससे रिलेटेड जितने भी वस्तुएं होती हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं? सॉलिड अराउंड अस के अंतर्गत। ठीक है, इसको तो हम पढ़ेंगे दोस्तों ज्योमेट्री के अंतर्गत। ज्योमेट्री अर्थात जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? ज्यामिति। ठीक है, अब इसमें पहला टॉपिक हमारा है शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। शेप्स का मतलब होता है आकार, और स्पेशियल का मतलब होता है स्थानिक, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। ठीक है, अर्थात अगर इस पूरे को हम देखें तो ये हो जाएगा आकार एवं स्थानिक समझ। ठीक है, ये पहला टॉपिक हमारा है। और इसमें दूसरा टॉपिक है सॉलिड अराउंड अस, अर्थात जितनी भी वस्तुएं जो ठोस वस्तुएं हैं उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी रखना ही ये क्या है? सॉलिड अराउंड अस है। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इसमें है नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स में देखिए पहला क्या है? डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, मतलब जितने नंबर्स हैं, जितनी संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को किस तरह से काउंट किया जाता है, किस तरह से उसका उपयोग है नंबर में, अर्थात संख्या में उसका किस तरह से उपयोग है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ काउंटिंग हो गया। काउंटिंग जैसे आप लोग जानते हैं कि काउंट का मतलब गणना करना होता है। फिर आगे देखिए ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, अर्थात जो संख्या होती, जितनी संख्याएं होती, उनकी पद्धति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर यहाँ देखिए एडिशन हो गया। एडिशन का मतलब जानते हैं आप लोग, जोड़ होता है।
एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव है। फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा हो गया। यहाँ डिवीजन है। फिर यहाँ मेंटल अमेटिक मतलब जो तार्किक ज्ञान होता है हमारा, उस तार्किक ज्ञान के बारे में। और यहाँ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब है कि जितनी भिन्नात्मक चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैथ में जो भिन्न से रिलेटेड जितनी भिन्नात्मक चीज़ें होती हैं, वो उन चीज़ों के बारे में हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ मनी हो गया, मनी से रिलेटेड यहाँ मेजरमेंट अर्थात मापन से, लेंथ हो गया, लंबाई, वेट हो गया उसका, भार, कैपेसिटी उसकी क्षमता क्या है, क्षमता किसमें हम मापते हैं, वॉल्यूम में नापते हैं, ठीक है। यहाँ टाइम हो गया, डाटा हो गया, हैंडलिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग तो ये जो ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री पार्ट में हम शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम शेप्स के बारे में जिक्र करेंगे। इसके शेप्स के, शेप्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आकार या आकृति, ठीक है। क्या कहते हैं, आकार या आकृति। तो दोस्तों देखिए, जैसे शेप्स है, शेप्स का मतलब आकार आप लोग जानते हैं। अब हम जैसे इस शेप्स पे टच करते हैं तो इसमें दो फोल्डर खुल के आता है। दो फोल्डर में पहला फोल्डर हमारा हो गया 2D शेप्स। क्या हो गया, 2D शेप्स। और दूसरा इसमें है 3D शेप्स, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का यही कंफ्यूजन रहता है कि सर 2D शेप क्या होता है और 3D शेप क्या होता है। और इसमें अक्सर हर एक जितने भी हमारे पेपर हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, लगभग 2D और 3D से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो 2D शेप क्या होता है और 3D शेप क्या होता है, तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जैसे आप लोग आज तक पढ़े होंगे कि 2D शेप का मतलब बताते हैं लोग कि लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो उसको 2D शेप कहते हैं। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो उसे क्या कहते हैं, 3D शेप। और बच्चे ऐसे रट लेते हैं, रट के जाते हैं पेपर में, पता लगा थोड़ा सा घुमा करके कोई आकृति दे दिया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 2D शेप है 3D शेप है। तो आज दोस्तों हम आप लोग को 2D शेप और 3D शेप के बारे में बताएंगे। और आशा करते हैं कि आज आप लोग अगर अच्छे से समझ लिए तो आज के बाद आप लोग को 2D शेप और 3D शेप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे 2D, यहाँ D का मतलब हम समझते हैं डायरेक्शन से। किससे, डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदी में क्या होता है, दिशा। तो D का मतलब यहाँ हो गया, D का मतलब डायरेक्शन अर्थात दिशा। और इसके आगे क्या लगा है, 2 लगा है। तो इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे, दो दिशा अर्थात जिसमें दो दिशाएं हों उसे क्या कहते हैं, 2D शेप, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको एक्सिस के थ्रू माने तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर लंबाई और चौड़ाई के थ्रू नापे तो ये लंबाई है और इसको अगर हम मान लेते हैं चौड़ाई है। अर्थात जितनी भी आकृति हमारे इन लंबाई और चौड़ाई के बीच में रखने के बाद पूरी तरह से सेटिस्फाइड करें इसको, जो भी आकृति इसको सेटिस्फाइड करे वही हमारी कौन सी शेप होती है, ये 2D शेप होती है, ठीक है। और सेम प्रोसेस ऐसे 3D में है। यहाँ D का मतलब डायरेक्शन अर्थात दिशा, ठीक है। अर्थात जिसमें 3 दिशाएं हों उसे क्या कहते हैं, 3D शेप कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ से एक एक्सिस और आती है जेड एक्सिस, ठीक है। और इसको अगर हम लंबाई चौड़ाई के थ्रू माने तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। अर्थात जिसमें 3 दिशाएं हों उसे क्या कहते हैं, 3D शेप्स कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें 3D और 2D शेप होते कौन हैं, तो चलिए हम 2D शेप और 3D शेप के बारे में देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, एक तरफ हम लिखते हैं 2D शेप, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं 3D, ठीक है। ये देखिए, जैसे 2D शेप में हो गया हमारा, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज हो गया और आयत हो गया, ठीक है, और वृत्त हो गया और समांतर चतुर्भुज, ये हो गया समांतर चतुर्भुज,
ये जितने शेप्स हैं, जितने शेप हैं, ये किस में आ जाएंगे, 2D शेप में आ जाएंगे। ठीक है। और 3D शेप की बात की जाए तो 3D शेप में जैसे हमारा घन हो गया, ठीक है, 3D शेप में घन हो गया, ये 3D में घन हो गया, और शंकु हो गया, जिसको कोन कहते हैं इंग्लिश में, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ठीक है, बेलन हो गया। ये सब क्या है, ये सब 3D शेप है। ठीक है। तो ये 2D शेप में जैसे वृत्त हो गया, ठीक है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, और समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। ये सब जितने शेप्स हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगे, 2D शेप के अंतर्गत आ जाएंगे। और घन हो गया, जैसे इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, और ये वर्ग हो गया, ठीक है, त्रिभुज, और ये वर्ग है, ये क्या है, आयत है, और ये क्या है, वृत्त है, और ये समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक। और यहाँ पर ये हो गया घन, ये शंकु हो गया, ये हो गया बेलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम इन सब के बारे में, एक एक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जैसे हम सबसे पहले त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। त्रिभुज को दोस्तों हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो इसको हम भुजा के आधार पे, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं, भुजा के आधार पर। ठीक है। और एक इसमें कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक। भुजा के आधार पे आपके कौन कौन से त्रिभुज हो जाते हैं, तो भुजा के आधार पे जैसे आपका हो जाता है, इसमें देखिए सबसे पहला हम देखेंगे भुजा के आधार पर। ठीक है, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पे कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हमारा हो जाएगा इसमें त्रिभुज में अगर देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हो जाएगा विषमबाहु। कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं। और जब इसको हम, ये बेस होता है हमारा, इसको जब हम ध्यान नहीं देते हैं, बिना पढ़े चले जाते हैं, बिना समझे चले जाते हैं, तो फिर यही लास्ट में जाकर के दिक्कत करता है। और ये आपका जितना भी टॉपिक है, ये KVS का बहुत ही, ERT लेवल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे यहाँ देखिए समबाहु लिखा होगा, बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा, और सम मीन्स क्या होता है, बराबर। अर्थात जिसकी भुजाएं, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये, ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, अब देखिए यहाँ लिखा है दो, द्विबाहु, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, सम हो, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे, ये देखिए। ठीक, इसमें ये दोनों भुजाएं आपको दिख रहा होगा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, जबकि ये तीसरी भुजा इससे छोटी है। ठीक है, अर्थात इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हो विषम बाहु। विषम का मतलब भिन्न, अर्थात जो किसी से ना मिले, वो विषम बाहु। जैसे यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से,
ठीक है। ये त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो इसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, ये तो हो गया दोस्तों भुजा के आधार पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके? कोण के आधार पे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? कोण के आधार पे। दूसरा क्या है? कोण के आधार पर। कोण के आधार पे देखेंगे तो कोण के आधार पे हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला कोण देखेंगे न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। और दूसरा इसमें देखेंगे समकोण, समकोण। तीसरा अधिक कोण, क्या है? अधिक कोण। चौथा इसमें ऋजु कोण, या इसी को कहते हैं ऋजुरेखीय कोण। कौन सा कोण कहते हैं? ऋजुरेखीय कोण, ठीक है। अब देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण का मतलब होता है कि जो 0 से लेकर के 90 अंश के बीच के जितने कोण होते हैं वे सभी कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, ठीक है। ऐसे फिगर में ये देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो उसके बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ बन गया हमारा 45, तो 45 देखिए कहीं ना कहीं 0 से लेकर के 90 के बीच में ही है, इसलिए इस कोण को कौन सा कोण कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। अब समकोण, ठीक है। समकोण का मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक इस पे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहते हैं? इसको 90 अंश, ठीक है। अर्थात जो कोण हमारा पूरी तरह से 90 डिग्री हो उसको कौन सा कोण कहते हैं? समकोण कहते हैं, ठीक। अब बात आ गई अधिक कोण की। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। जैसे फिगर में आप देखेंगे तो ये यहाँ से अगर वर्टिकल खींचते हैं तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से थोड़ा सा अगर बढ़ा दें, मान के चलिए ये 120 डिग्री अगर हो गया, तो यही कोण हमारा कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। और ऋजुरेखीय कोण को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऋजुरेखीय कोण। और ये होता है 180 डिग्री का। और इसका फिगर देखिए, यहाँ से इस पूरे कोण का मान हम क्या है? इसको क्या कहते हैं? 180 अंश का कोण, ऋजुरेखीय कोण, ठीक है। इतना समझ में आया? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग को अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आगे देखिए अगला टॉपिक, इसमें 2 कोण और बचा है। एक कोण होता है आपका इसमें 5वां, एक होता है कोटि पूरक कोण। कौन सा कोण? कोटि पूरक कोण। ये क्वेश्चन अक्सर, ये पॉइंट अक्सर आ जाता है पेपर में, देखने को मिलता है कि एक कोटि पूरक कोण दिया रहता है और दूसरा उसमें पूछा रहता है, तो हम एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोटि पूरक कोण और एक उसी में होता है संपूरक कोण, ठीक है। कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण, इन दोनों में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा 90 अंश वाला है, कौन सा 180 अंश वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप लोग समझिएगा कि अगर 2 कोणों का योग, देखिए दोस्तों, कोटि पूरक कोण वे कोण होते हैं जब 2 कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो जाए तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं, और जब 2 कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और कल मिलते हैं हम आपको स्क्वायर से आगे जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे, उसके साथ नए ऊर्जा और नए जुनून के साथ। और हाँ, आप लोग से ये गुजारिश है कि जो हमारी कल की वीडियो आने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाली है,
और उसका कंटेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। तो आप लोग से गुजारिश है कि कल वाली वीडियो हमारा आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और